नमस्कार, मैं शिवनारायण शर्मा। आज आप लोगों के सामने कुछ खुलासा करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मुंबई में मनपा, बॉम्बे म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन है जो बीएमसी, ये इनके कमिश्नर एक वर्ड बोल रहे हैं कि आरटीआई एक्टिविस्ट ब्लैकमेलर होते हैं, जो कि सरासर गलत है और झूठा इल्जाम है। और उसी के ऊपर हमारा आज का ये सेशन होगा, हमारा ये जो प्रोग्राम है इसी चीज के ऊपर होगा। और ये जो हमारे सब साथी लोग हैं, ये सब आरटीआई एक्टिविस्ट या अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से बीएमसी के करोड़ों रुपए जो लूटे जा रहे हैं उनको रोका जा पा रहा है, उनके ऊपर अंकुश लगाया जा रहा है। और हमारे जो कमिश्नर है बीएमसी के, वो कोशिश कर रहे हैं कि इन आरटीआई एक्टिविस्टों पर अंकुश लगाया जा सके, इन कंप्लेंटेंटों को जो शिकायत कर रहे हैं उनके ऊपर अंकुश लगाया जा सके, ऐसी कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक सर्कुलर जैसे ये लोग निकाल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं कि आरटीआई एक्टिविस्ट कंप्लेंट ना कर सके। वो सर्कुलर क्या है, ऐसा इस प्रकार की कि आप कंप्लेंट केवल खुद की कर सकते हो, किसी दूसरे की शिकायत नहीं करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक चीज को अगर हम समझेंगे, हम उस जमाने में जाएंगे जब हम लोग गुलाम थे। उस गुलामी के जमाने में एक व्यक्ति निकले थे जिसको आज पूरा वर्ल्ड जानता है, भगत सिंह। इन्होंने भगत सिंह ने अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी, उन्होंने देश के नौजवानों को अंग्रेजों की जो गुलामी हो रही थी, अंग्रेजों के जो पीड़ित थे, अंग्रेजों का जो अत्याचार था, उससे जगाने के लिए इन्होंने अपनी कुर्बानी दी और पूरे देश को जगाया था। तो क्या ये आतंकवादी थे क्या? आज जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है बीएमसी कमिश्नर के द्वारा, वो ऐसा दिखाया जा रहा है कि भगत सिंह ने गलत काम किया था, भगत सिंह आतंकवादी थे, उन्होंने गलत किया, उन्हें दूसरों को जगाना नहीं चाहिए था, उन्हें सिर्फ खुद के लिए लड़ना चाहिए था। इनके उससे एक ऐसा नजरिया आता है कि अगर कोई व्यक्ति बालिग हो गया है तो मतलब वो सब कुछ जान गया है, वो डॉक्टरी भी सीख गया है, वो इंजीनियरिंग भी सीख गया है, वो हर वह काम बिल्डिंग भी कर सकता है। मतलब अगर उसने वो बालिग हो गया है तो वो कंप्लेंट, चाहे वो किसी भी मामले में हो, वो कंप्लेंट करने का उसी को अधिकार है, कोई दूसरा उसके मामले में कंप्लेंट ना करे। यानी एक मजदूर है, उसके साथ अगर शोषण हो रहा है और उसकी कंप्लेंट अगर एक कोई दूसरा व्यक्ति करने जा रहा है तो नहीं करना है। ये खेल यहाँ पर खेला जा रहा है और बीएमसी के कमिश्नर ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी इस प्रकार की कंप्लेंट ना करे। आज की हालत हमारे देश के ऐसे है कि जैसे पहले चलता था पुराने जमाने में, हर मोहल्ले हर गली में एक सामंतवादी व्यवस्था बैठी हुई थी, साहूकार लोग बैठे हुए थे जो लोग शोषण करते थे, किसानों का, गरीबों का, इनका सबका शोषण होता था हर जगह हर कोने में। ठीक वही व्यवस्था आज हमारे देश में चल रही है। पहले ये चल रही थी खुलेआम गुंडागर्दी करके, हफ्ता वसूली करके। आज ये व्यवस्था है सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके। जैसे आप देखेंगे आपके गली मोहल्ले में कोई भी वर्क हो रहा है, चाहे रोड का हो, चाहे मेंटेनेंस का हो, किसी भी प्रकार का हो, गटर का हो, कोई नाली का काम हो, ये काम उस गली के वो गुंडे मवाली कर रहे हैं जो एक समय में हफ्ता वसूली कर रहे थे। आप अगर देखेंगे, अगर किसी ने कहीं ऐसा कोई टेंडर पास कर दिया या टेंडर भर दिया तो किसी अरुण गबली की बेटी के पीए का फोन आएगा कि अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे एरिया में ये टेंडर पास करने की। या किसी गली के किसी गुंडे का कहीं से फोन आएगा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ये यहाँ पर टेंडर पास करने की। ये स्थिति हमारे देश की है आज यहाँ मुंबई की ही नहीं, पूरे देश के हर गली कोचे की है। और इसका निस्तारण करेंगे जब तक नहीं, कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं लाएंगे तब तक ये खत्म होने वाला नहीं है। इसी प्रकार हम सबका शोषण होता रहेगा, क्योंकि ये जो गली मोहल्ले के लोग हैं ये इतने ताकतवर है और जो इनका विरोध करना चाहते, आमने सामने के लड़े होते हैं, उनके ऊपर 25-25, 30-30 केस कर देते हैं अगर जो खड़ा होता है। और ऐसे में कई लोग हैं जो भाग जाते हैं मैदान छोड़कर। इनमें कई लोग हैं, कुछ लोग खड़े होते हैं और कई लोग छोड़ के चले जाते हैं। हमें उसी चीज को समझना है। अगर इसका निस्तारण करा जाए तो जैसे कैसे किया जाता है, एक चीज हम लोगों ने देखी होगी, अगर कभी भी कोई ऐसा मामला हुआ उसमें दिख रहा है कि इंसाफ नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या आवाज उठाते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी की जाए।
बराबर, हम लोग इस तरह की आवाज उठाते कि इस मामले में जांच नहीं होगी, ये सब लोग मिले हुए हैं, भ्रष्ट नेता लोग मिले हुए, अब इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। जब हम ये सब हम चाहते हैं, हमें समझ में आता है कि हाँ हो सकता है सीबीआई के द्वारा हमें इंसाफ मिले। ठीक वही स्थिति आज यहाँ है। सीबीआई या फिर कोई ऐसी बाहरी ताकत यहाँ आए जो डीसीपी या एसीपी लेवल पर बैठकर इन लोगों पर कंट्रोल कर सके, इनके गलत कामों को, क्योंकि दस्तावेजी सबूत के आधार पर सब कुछ साफ नजर आता है। ये दस्तावेज जो है वो साफ नजर आते हैं कि ये अधिकारी लोग किस प्रकार से गुंडे बदमाशों के साथ मिल करके इस देश का गरीबों का शोषण कर रहे हैं, हर जगह अनधिकृत काम हो रहा है। ये लोग चाहते हैं कि आप उनके पांव पकड़े, उनके तलवे चाटे, ये स्थिति ये लोग पैदा कर रहे हैं। अगर आप लोग नहीं तलवे चाटेंगे तो आपके ऊपर 25-25 केस, 20-20 झूठे केस लगा कर आपको जेल में सड़ाने का काम करेंगे। ये पूरी इनकी मिली भगत से हो रहा है, ये पुलिस प्रोटेक्शन के साथ हो रहा है, ये सब कुछ, और पूरे दस्तावेजी सबूत। यानी हमें अगर ये दस्तावेजी सबूतों के आधार पर हम जाएं, ये लोग चाहते हैं क्या कि आप कोर्ट में जाइए, अदालत में जाइए। एक गरीब अदालत में, कोर्ट में कहां जा पाता, नहीं जा पाता। इससे अच्छा वो करता ये है कि समझौता कर लेता है, अपने आप का जो शोषण हो रहा है होने देता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। ऐसा 2000 के जमाने में अगर आपने देखा होगा कि देश यहाँ पर मुंबई जैसे शहर में भी कई ऐसे घर थे, कई ऐसे डेवलपमेंट के ऐसे रास्ते थे, वहां पर इन गुंडे मवालियों को खड़ा करके उनके बहू बेटियों के साथ गलत व्यवहार किया गया है। यहाँ पर उन लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर किया गया है, औने पौने दाम पर ये लोग घर छोड़ कर गए हैं। ऐसा यहाँ के बिल्डरों ने, ऐसे भू माफियाओं ने ऐसे काम किया है। ये खेल यहाँ पर है। अब इस मामले में एक ये चीजें जो भी आई है, तो एक आया था यहाँ पर मुकुंद गुरोड़िया इस एरिया में। हमें क्या है, ये कोई एक के ऊपर टॉपिक नहीं है, ये ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसके लिए हम सब बैठे हैं, जिसमें सभी को अलग अलग ढंग से किस प्रकार से बीएमसी का चूना लगाया, यानी जनता के टैक्स का पैसा लूटा गया है, वो बताने के लिए काफी लोग हैं अलग अलग टाइप से। लेकिन मुकुंद गुरोड़िया का मामला हमें इसलिए उठाना पड़ रहा है क्योंकि इस मामले में इन लोगों ने चार लोगों के, 4 एक्टिविस्टों के, जो उनको प्रोफेशनल कंप्लेनेंट कहकर उनके फोटो लगाए थे अपने वार्ड में, उनके फोटो अपने वार्ड में लगाए थे। उस वार्ड में उन्होंने ये लिखा था कि आप इन लोगों को अंदर नहीं आने दिया जाए, अगर आते हैं तो पुलिस प्रोटेक्शन लेकर के इनको खाली किया जाए, इनको अंदर किया जाए। इस प्रकार का काम किया गया था। तो इस आवाज को हम लोगों ने सबने मिलकर उठाया, इसमें मुंबई मिरर ने हम लोगों के साथ दिया, और उस वक्त ये आवाज आई थी तब इन लोगों ने माफी मांगी थी, कहा था कि कनिष्ठ अधिकारियों की वजह से ये काम हो गया है, इस टाइप से मांगा था। लेकिन जब शैलेश गांधी जी इसमें आए और उन्होंने कंप्लेंट दी और कहा कि हमें बताया जाए ये आप किस आधार पर इनको प्रोफेशनल कंप्लेनेंट कह रहे हैं, क्या ये कहीं से कोई ऐसा कॉलेज बन गया है जहां से सीख करके ये लोग बाहर आ रहे हैं और कंप्लेंट कर रहे हैं? क्या ऐसे इंजीनियरिंग का हमने सुना था, शैलेश गांधी जी ने हमें साफ साफ बोला था कि क्या कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है क्या ये, या कोई एडवोकेट है, या कोई डॉक्टर है जो आप उनको प्रोफेशनल कह रहे हो? क्या ये लोग कहीं से ट्रेनिंग लेकर के आ रहे हैं? ये लोग तो उस आवाज को उठा रहे हैं जो इनको दिखाई दे रहा है कुछ गलत हो रहा है, ये गटर गंदा है, या यहाँ पर ये शोषण कर दिया, यहाँ पर कब्जा कर लिया है अवैध, उसके लिए लोग आवाज उठा रहे हैं। अगर वो गलत कर रहे हैं कुछ, यानी गलत ढंग से कर रहे हैं कुछ है, तो आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो, वो उसके लिए किसी की मनाही नहीं है, लेकिन आप किसी को रोक नहीं सकते, ऐसा शैलेश गांधी जी ने कहा था। उसके हिसाब से हम लोगों के पास सामने जो मामला आया है मुकुंद गुरोड़िया का, जब इसकी स्टडी की, इसके मामले में हमने देखा, तो मेरी बातचीत हुई है हेमंत दलाल जी से, हेमंत गांधी जी से हुई है और कुछ लोगों से हुई। उसमें मुझे नजर आया कि किस प्रकार से इस मुकुंद गुरोड़िया ने इस देश को, मतलब इस जगह पे जो ये किया, बीएमसी के अधिकारियों के साथ मिलकर किस प्रकार से फर्जीवाड़ा किया, किस प्रकार से लूटा है हमारे देश की संपत्ति को, और किस प्रकार से अवैध कब्जा कर रहा है, ये सब चीजें। इसमें मैं कुछ उदाहरण देता हूँ, फिर मैं इनसे हेमंत दलाल जी को इस मामले में काफी कुछ जानकारी है, उनसे मैं पूछूंगा। इसमें थोड़ा सा एक बताता हूँ कि जैसे हम एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, इस प्रकार के कुछ काम, जैसे मैंने बोला कि बाहर की एजेंसी जैसे सीबीआई को लेके आते हैं हम लोग, है ना, तो उसी प्रकार से हम जब ये स्थिति ऐसी आ जाएगी तो इसको खत्म करने के लिए हमें या तो यूएनओ या इंटरनेशनल पुलिस के लोगों को यहाँ बैठाना पड़ेगा, तब जाकर के शायद ये बदलाव लाया जा सके।
और ठीक उसी प्रकार से हमारी संस्था भी कुछ काम करती है। हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे कोई भी, जैसे एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं, जैसे आपके शहर में किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी व्यक्ति का, अगर वो एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें उसको मदद देनी है तो हम कैसे करेंगे उसकी मदद? हम उसकी मदद ऐसे करेंगे कि पहले उसके मोबाइल को, उसको हम अस्पताल पहुंचाएंगे, जो है वो काम करेंगे, लेकिन उसके परिजनों तक खबर पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। कोई भी एक नॉर्मल प्रोसेस है ये, हम उसके परिजनों तक खबर पहुंचाएंगे। परिजनों तक मतलब उनके माँ बाप के नंबर, उसका मोबाइल नंबर से हम ढूंढेंगे और उनके परिजनों को पहुंचाएंगे, फोन करेंगे, एसएमएस करेंगे। अगर फिर भी रिप्लाई नहीं मिला, फिर हम क्या करते हैं? फिर हम ये करते हैं कि उसके मोबाइल पर हम पहले देखेंगे कि पिछले 8-10 दिन में उस व्यक्ति ने किस किस को फोन किया था, किस किस से उसका संपर्क हुआ था, ये सब देखेंगे। और देखने के बाद उनको सबको कॉल करेंगे और कॉल करके बताएंगे कि इस व्यक्ति की यहाँ दुर्घटना हो गई है, इसको यहाँ इस अस्पताल में भर्ती किया गया है, आप आइए और इसको सहयोग दीजिए। और इस तब जाकर के उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सहयोग मिल पाएगा। ठीक यही काम हम अपने तरीके से कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये जो मनपा है या कोई भी कहते समूह है, पुलिस विभाग है या कोई सा भी विभाग है, ये भी अपने आप में एक परिवार होता है। ये परिवार के अंदर अगर कोई गंदी मछली है, कोई अगर गंदी मछली है, गंदी मछली मतलब जैसे यहाँ पर एक उमेश बोड़के करके आ रहे हैं जो पूरी तरीके से भ्रष्ट नजर आ रहे हैं, तो ऐसी जो गंदी मछलियां हैं, इन गंदी मछलियों की जानकारी उसके अधिकारी को देकर, ताकि वहां पर जो गंदगी फैल रही है उसको रोका जा सके, ये काम हम लोग करते हैं। अब उसको करने के लिए अगर उसके अधिकारी काम नहीं कर रहे तो हम क्या करेंगे? ये जैसे हमने वहां पर किया, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के परिवार में सभी लोगों को हमने मोबाइल से फोन किए और एसएमएस किए। ठीक उसी प्रकार से इस परिवार की जो गंदी मछली है, चाहे वो मनपा की हो, पुलिस विभाग की हो, किसी भी XYZ की हो, उस गंदी मछली को सबूतों के साथ एक ब्लॉग बनाते हैं। ब्लॉग में उसके सारे सबूत लिखते हैं, उसके फोटो वोटो के साथ सब लगाए जाते हैं और एक छोटा सा मैसेज भेजा जाता है कि आपके विभाग में ये गंदी मछली है, इसको बर्खास्त करो, जेल भेजो, और उसका वेबसाइट का नाम लिखा जाता है। इस तरीके से उनके जितने भी अधिकारी होते हैं उनके मोबाइल नंबर पर हम लोग ये एसएमएस भेजते हैं। ये कोई हम लोग क्रिमिनल काम नहीं करते, हम उनको सोते से जगाने के लिए काम करते हैं। हम इसके लिए नहीं करते कि उनका नाम खराब करना है। नाम हम पहले उनको बोल चुके हैं कि ये गंदी मछली है, इसके सबूत है हमारे पास, अगर हमारे सबूत गलत है तो आप हमारे ऊपर एक्शन ले सकते हैं। मगर यहाँ पर जब ये सो रहे हैं, ये लोग सुन नहीं रहे, तो हमें पूरे परिवार को बताना बहुत जरूरी है। जैसे आपने नॉर्मल परिवार में भी होता है, अगर बच्चे ने कुछ गलत किया तो पूरे परिवार में बड़े मुखिया को हम बताते हैं कि भाई आपका बच्चा गलत कर रहा है, नहीं सुन रहा है, तो सभी को बताने की कोशिश करते हैं, जिससे वो बच्चा जो गलत काम कर रहा है उसको रोका जा सके। ठीक इसी प्रकार से हमारा संगठन करता है। अब यहाँ पर हमने देखा कि भू माफिया मुकुंद गोड़िया ने खुले आम गुनाह पर गुनाह कर रहा है। जैसे पहले एक काम इसने किया था 98 में, बूथ कैप्चरिंग की थी, बूथ कैप्चरिंग, और उसमें वो हथियार का भी इस्तेमाल किया था इस मुकुंद गोड़िया ने, जिसका एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जो अभी ये आपने बताएंगे हेमंत दलाल जी। यहाँ पर हमने मुकुंद गोड़िया भू माफिया, उसके बारे में हमने जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि इसने किस प्रकार से बीएमसी को, और इसी की वजह से 4 लोगों के फोटो वहां पर लगाए गए हैं, इसी वजह से लगाए गए, इसलिए उसके बारे में मुझे ज्यादा बोलना बहुत जरूरी पड़ रहा है। और मुझे नाज है हेमंत दलाल जैसे लोगों पर, क्योंकि जो लोगों ने कई लोगों के साथ इन जैसे भू माफियाओं ने ऐसे ऐसे हरकतें करी और उनका शोषण करा, उनको डरा धमका दिया, तो वो सब छोड़ के भाग गए, समझौता करके भाग गए सबके साथ। लेकिन उसमें पिछले 20-25 साल से जो इंसान टिका हुआ है, वो सही मायने में हमारा हीरो होना चाहिए। वो हमारा एक तरीके से मतलब जिसको हम अपना ये मान सकते हैं, आदर्श मान सकते हैं, क्योंकि वो लड़ रहा, भूखे प्यासे उसका परिवार बिखर गया, उसके बावजूद भी वो लड़ रहा है और पूरी तैयारी मतलब पूरे जोशो खरोश के साथ लड़ रहा है। उस इंसान को हमें उस इंसान के ऊपर नाश करना चाहिए, और वो है हेमंत दलाल जी जैसे लोग। इन्होंने सीधे मतलब बूथ कैप्चरिंग उन्होंने पूरा निकाला, इनका पूरा घर इनको रोड पर ले आया, इनके ऊपर 25-30 केस झूठे लगाए। इन्होंने जब हमसे मुलाकात करी तब हमें बताया कि एक 82 इयर्स की लेडी, 82 साल की लेडी, उसके ऊपर राजस्थान में केस लगाया और उसको यहां से राजस्थान की पुलिस उठवा के लेके गई। अभी उठा के लेके गई, उसका बेटा बेचारा वो गायब हो गया, डर के मारे भाग गया वो चीज, और उसमें राजस्थान पुलिस ने खुद लिख के दिया है कि
ये मुकुंद गड़ोड़िया भू माफिया इसने मकान खाली कराने के लिए खेल खेला। मतलब एक माँ, एक 82 इयर्स की माँ के साथ, मतलब इतना बेगरत इंसान है, उसके बारे में क्या कहा जाए। ये चीजें जब हम लोगों जनता के सामने नहीं आ रही है, अगर जनता के सामने आए तो जैसा नागपुर में कांड हुआ था, गुंडे को दौड़ा दौड़ा कर वहां की महिलाओं ने मारा था, वैसा ही हाल इस मुकुंद गड़ोड़िया का हो सकता है। मगर ये चीजें सामने नहीं आ रही है, तो इसको सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं हेमंत दलाल जी। और इन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से ये झूठे मुकदमे करता है, और हाई कोर्ट खुद कहता है, उसने सर्टिफिकेट दिया है कि ये मुकुंद गड़ोड़िया झूठा मुकदमा दायर कर रहा है। झूठा मुकदमा का उसने सर्टिफिकेट दिया हाई कोर्ट ने कि इसने झूठा मुकदमा दायर किया है, इसके पास कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, फिर भी ये झूठा मुकदमा दायर कर रहा है। इन्होंने बताया कि एक ही मामला दो अदालतों में चल रहा है, मतलब एक किला कोर्ट में चलाया इसने झूठा मुकदमा दायर करने की कोशिश की 15 लोगों के ऊपर, और उसमें जब उसको नजर आया कि अपने कोर्ट सामने ला रहा है सच्चाई, और हमारी सच्चाई सामने आ जाएगी, मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, ऐसा मुकुंद गड़ोड़िया को नजर आया, तो उसने विड्रॉ कर लिया, मतलब अपने आप को पीछे ले लिया। ये इस तरह का खेल, ये अदालत का इस तरह के मजाक उड़ा रहा है, पूरी तरीके से कानून का मजाक उड़ा रहा है। और फिर वही केस सेम टू सेम वो दूसरी कोर्ट में चलाता है अंधेरी में, और वहां पर उस पर 156 में ऑर्डर ले लेता है, और ऑर्डर पर जो थाना है वो उस पर 20 समरी रिपोर्ट दे देता है। इसके बारे में अभी हमें ये बताएंगे। इसके अलावा मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, इसने किस तरह करोड़ों रुपए लूटा है। एक बिल्डिंग है वो नर्सिंग होम, एक हेमंत गांधी करके है, उनके ऊपर भी 15 20 केस कर दिए, और उसने एक हेमो एकॉर्ड बिल्डिंग जो नर्सिंग होम के लिए, नर्सिंग के लिए, अस्पताल के लिए सैंक्शन प्लान में आई थी, उस बिल्डिंग को उसने कॉमर्शियल बना डाला, और करोड़ों रुपए, मतलब उसमें जो भी नुकसान उठाया, किसका, हमारा और आपका ही नुकसान उठा रहे ना ये, हम क्या उसकी शिकायत नहीं करने का अधिकार रखते हैं? और इसके पूरे सबूत है। ये सबूतों के साथ अभी हमें गांधी जी बताएंगे, अपने हेमंत दलाल जी बताएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे और कि पार्किंग को, वहां पर एक बिल्डिंग है इसने ललित सदन बनाई, जहां पर पार्किंग की जगह पर कमर्शियल दुकानें लगा दी, और वहां पर 7 फीट का फ्लैट बना दिया, उसको आज तक ओसी नहीं मिला है, और उसमें क्या बोलते कन्वेंस डीड उसने साइन नहीं होने दी। मतलब पूरी बिल्डिंग 6 माले की बिल्डिंग है, वहां पर जितने भी लोग रह रहे हैं उन लोगों को कन्वेंस डीड नहीं, और बेचारे डर के मारे कोई आगे भी नहीं आ रहा है। ये स्थिति है इन लोगों की। इसमें किसका नुकसान हो रहा है? जनता का, पैसों का नुकसान हम लोगों का ही हो रहा है ना। ये टैक्स अगर जमा होता तो हमारे डेवलपमेंट होता कि नहीं होता, लेकिन ये सारा खेल इस तरीके से चल रहा है। आगे देखिए, इसने एक जो बिल्डिंग, अभी मैं इनको हेमंत दलाल जी को देता हूं क्योंकि ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ये इस मामले में काफी। हाँ, तो हेमंत दलाल जी आप हमें बताइए ये क्या है, मतलब ये जो बूथ कैप्चरिंग का, इसका जो आपने काफी अच्छी स्टडी की है, ये किस तरीके का मामला है और कैसा है, ये जरा आप बताने की कोशिश कीजिए। ये जो मुकुंद गड़ोड़िया जो है ना, ये मुकुंद गड़ोड़िया जो काला टोपी बोला जाता है, जो हमेशा काला टोपी पहनता भी है, सर्प से तो गंजा है ही है वो, लेकिन काला टोपी की वजह से वो फेमस है। रही बात ये कि ये व्यावसायिक बिल्डर बनने को जा रहा था, लेकिन रहता था तभी वृंदावन की चाल में, और वो वृंदावन की चाल में उसका पिताजी बाजू में से कपड़े लाके पहनाता था बचपन में। लेकिन अभी ये बिल्डिंग लाइन में आया वो, तो उसने कुछ यहाँ के लोकल एमएलए, लोकल नगर सेवक, उन लोगों का सपोर्ट ले लिया। तो वो एक बार जब ये 1997 में उसका एक भाड़ूत प्रवीण गालिया म्युनिसिपालिटी का इलेक्शन में खड़ा रह गया, तो वो उसने क्या किया कि भाई वो प्रवीण गालिया हार जाना चाहिए, या उसकी एक टेंडेंसी है दिमाग में भरा हुआ है कि भाई कोई भी नगर सेवक जो चुन के आवे वो उसके हिसाब का ही होना चाहिए, यानी उसके पास जाके उसके अनधिकृत काम बांधकाम को वो कोई कंप्लेंट न करे। अब प्रवीण गालिया उसका टैलेंट है, प्रवीण गालिया को शिवसेना पक्ष से टिकट मिल गया। अब टिकट मिलने के बाद अगर वो जीत जाता तो भाई एक टेनेंट और एक बिल्डर दोनों का तो रिश्ता पूरा विरोध दिशा में हो जाता है, पूर्व से पश्चिम हो जाता है, और उसकी वजह से उसका मतलब उसने उस इलेक्शन के टाइम पे 1957 के इलेक्शन में, 97 के इलेक्शन में ये संन्यास आश्रम के पास रिवॉल्वर निकाल के दिखाया ताकि पब्लिक डर गई। पब्लिक डरने से क्या हो गया कि वोटिंग कम हो गई। अब वो चक्कर के अंदर वहां पे उसके ऊपर एक एफआईआर लॉन्च हुई।
तो ये मुकुंद गुरड़िया हमारे एरिया में विले पार्ले में फेमस है इलीगल काम करने के लिए। अब वो बीएमसी के अधिकारियों के साथ में मिलके वो ये सब काम करते रहता है। इसी तरीके से उसने एक हमारा मनपा का गोखलीबाई स्कूल के बाजू में 50 फुट का जो रोड था, वो मनपा का रोड के ऊपर उसने हेमू केसर बिल्डिंग का जो प्लॉट उसका है, उसके बाजू में जब वो IODCC लिया तभी उसका वो रोड बराबर दिखता था। और 2008 में उसने जबरदस्ती कंपाउंड वॉल बांध दिया और रोड का कब्जा कर लिया। अब वो रोड का कब्जा किया तो उमेश बोड़के नाम का असिस्टेंट इंजीनियर था तभी उस जमाने में, तो उसने उनको ये नोटिस दी थी। ये नोटिस दी थी सेक्रेटरी हेमू केसल बिल्डिंग की, लेकिन ये सेक्रेटरी हेमू केसल बिल्डिंग की बजाय मुकुंद गोरड़िया खुद ऑफिसरों से तालमेल करके मिल के एक मीटिंग कर लिया आधे घंटे के अंदर 13/12/2008 को, और उसके अंदर उन लोगों ने एक डिसीजन ले लिया कि भाई इनको हम रोड संभालने के लिए दे रहे हैं। और मुकुंद गोरड़िया वो खुद ऐसा एक लेटर भी दे देता है कि मैं मेरा डिक्लेरेशन उसके अंदर आपको अंडरटेकिंग भेज रहा हूं, जो कि खाली मुकुंद गोरड़िया की कंपनी ने ही की, MM कॉर्पोरेशन में वो और मोहम्मद अली भारवारी। लेकिन इसमें कोई बीएमसी के ऑफिसरों की साइन नहीं है। जब ये साइन नहीं है, जब ये साइन नहीं है तो आप सोचिए, खुद लिखता है कि इसके अंदर बोड़खे और अनिल खोजे नाम के अधिकारी जो है उसने ये डिसीजन ले लिया है कि भाई इनको रोड संभालने को दो ताकि कोई दूसरा आके कब्जा न करे। यानी एक चोर को बोला चोरी का माल संभाल। अच्छा, एक चीज बताइए, ये आधे घंटे मतलब 1:30 बजे का टाइमिंग दिया है नोटिस में कि 1:30 बजे उनको नोटिस सर्व किया गया है और सर्व करना है सेक्रेटरी को, उसकी जगह बिल्डर लेकर के बिल्डर यहाँ बैठता है और आधे घंटे के अंदर उसकी तैयारी करता है ना। अब ये जो अंडरटेकिंग का जो एक ये स्टाम्प पेपर बनाता है तो उसी टाइम स्टाम्प पेपर वगैरह कहाँ आया? सेक्रेटरी ने रिसीव नहीं किया, उसका जो एम्प्लॉय है सतपाल, उसकी सिग्नेचर है ये। मतलब बिल्डर ने, मतलब बिल्डर का जो एम्प्लॉय है उसकी सिग्नेचर है ये सतपाल की। सचिन सतपाल उसका नाम है, जो आज दिन तक भी अभी भी उसके ऑफिस में काम करता है। अच्छा, समझ गया। और ये जो आधे घंटे का चक्कर है वो पूरा उसने ये अंडरटेकिंग के अंदर मेंशन कर दिया, उसमें नाम भी लिख दिया। अच्छा, कि भाई मैं 60 साल से ये रोड पे कब्जा हूँ। मेरे को तो सरप्राइज ये लग रही है कि जब 95 में बीएमसी वाले उधर विजिट करके गए होंगे IODCC देने के टाइम, तो तब तो रोड देखा था। तो 2013 में वो आदमी बोलता है 60 साल से मैं करता हूँ, और जहां तक आज मेरे को उसकी उम्र पता है, मान लो वो उस समय 60 साल का था, तो अपनी माँ की कोख से ही पैदा होके ये सब कब्जा करते आया था क्या? ऐसा बराबर। तो ये सब जो चीजें है वो बताती है कि मतलब बीएमसी के कर्मचारी और बिल्डर दोनों की मिली भगत है। अच्छा, एक चीज और है इसमें, ये एक देखिए अंडरटेकिंग इन्होंने बनाया है, ये जो स्टाम्प पेपर, ये आधे घंटे के अंदर इनकी मीटिंग होती है और 2 दिन बाद ये स्टाम्प पेपर नोटरी होता है और बनता उसी टाइम है। ये 29 की डेट को, 29 नवंबर को लिया गया है ये स्टाम्प पेपर। अगर स्टाम्प पेपर कोई भी खरीदी होती है किसी भी चीज की, तो वो स्टाम्प पेपर की उसमें लिखा जाता है कि ये स्टाम्प पेपर किस वजह से खरीदा जा रहा है। मगर जब नोटिस मिल रहा है 13 फरवरी को, तो 13 फरवरी से पहले स्टाम्प पेपर खरीदने का कोई औचित्य, यानी 13 दिसंबर से पहले स्टाम्प पेपर खरीदने का कोई औचित्य बनता ही नहीं है। ये स्टाम्प पेपर तभी कोई खरीद सकता है उसी नाम से जब उसको मालूम हो कि मुझे 13 तारीख को ऐसा ऐसा नोटिस मिलेगा और मैं ये स्टाम्प पेपर पहले से खरीद के रखूं ताकि उस टाइम मैं इस स्टाम्प पेपर का उपयोग करूं। और अगर बीएमसी के अंदर किसी ने ये जानकारी इनको दी, क्योंकि ये नोटिस तो एक गोपनीय कागजात है ना, ये कोई ऐसा कागजात नहीं है कि ओपनली सबके सामने, पब्लिक के सामने मीटिंग तय कर दी गई कि हाँ इसको नोटिस भेजा जा रहा है, ऐसा कागजात नहीं था ये। तो ये कागजात कौन सा है? गोपनीय कागजात है। और ये गोपनीय कागजात 13 दिसंबर को इनको मिलता है, मगर उसके लिए स्टाम्प पेपर 29 नवंबर को खरीद लिया जाता है, मतलब 15 दिन पहले। इसका मतलब ये है, या तो ये स्टाम्प पेपर रखा है, ऐसा स्टाम्प पेपर है जिसको किसी नाम से खरीदा नहीं गया, बल्कि
रेडीमेड उन्होंने उठाया और ये सोचकर कि अरे कुछ क्या फर्क पड़ता है, तो ऐसा स्टैम्प पेपर शून्य होता है। इसका मतलब है या तो ये अंडरटेकिंग बना है, ये शून्य है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मगर इन अधिकारियों ने मिलकर के इसको वैल्यूदार बनाया है और आम जनता के आंखों में धूल झोंकी जा रही है। ये बीएमसी के अधिकारियों को, कमिश्नर को समझना चाहिए कि किस तरह के उनके अधिकारी मिलकर ये गोरख धंधा कर रहे हैं। और अगर इन्होंने 29 तारीख को, मतलब 15 दिन पहले ये स्टैम्प पेपर बराबर उसी चीज के लिए खरीदा है, तो ये मालूम होना चाहिए जनता को और बीएमसी के इस कमिश्नर को, जो आम जनता यानी कॉम्पिटेंट, मतलब इनको ब्लैकमेलर बोल रहे हैं एक्टिविस्टों को या कंप्लेंट करने वालों को, तो उन्हें यह समझना चाहिए कि आपके अंदर की खबर, गोपनीय खबर, ये किस प्रकार से बाहर गई इस चीज को, तो ये उन्हीं अधिकारियों की वजह से गई है, बीएमसी के अधिकारियों की। तो ये इतना बड़ा घोटाला है, ये कुछ छोटा मोटा नहीं है इस चीज को, और इसमें 60 साल का मेंशन है। हाँ, आगे बताइए। अब इस चीज की विले पार्ले का एक सिटीजन था, उसने लोकायुक्त में कंप्लेंट किया रोड के कब्जे के बारे में। अब जब रोड के कब्जे के बारे में कंप्लेंट किया तो भी वो लोकायुक्त का से डरते नहीं है। बीएमसी के अधिकारी अपना पैसा कमाते रहते हैं, लांच लेते रहते हैं और उसको एंजॉयमेंट देते रहते हैं। अब ये रोड एक अधिकारी, जो मामूली अधिकारी है, असिस्टेंट इंजीनियर है या असिस्टेंट वार्ड ऑफिसर है या असिस्टेंट कमिश्नर है, उसको पावर ही नहीं है। ये रोड अगर देना है तो उनको स्टैंडिंग कमेटी से अप्रूवल लेना पड़ता है। स्टैंडिंग कमेटी बीएमसी के चुने हुए नगर सेवक से बनती है, उससे ना कोई परमिशन लिया है, ना रिजोल्यूशन पास किया है, ना बीएमसी के हाउस जो 227 कॉर्पोरेटर आज की तारीख में चुन के आते हैं, उन लोग एक रिजोल्यूशन बनाते हैं और वो रिजोल्यूशन पास होना चाहिए विश्वास के मत के आधार पे, वो भी कुछ नहीं होता है। उसके बाद अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से उसको अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो इन लोगों ने रिजोल्यूशन ही बनाया नहीं, भेजा नहीं, तो कैसे होएगा। तो ये सरासर मतलब बोड़खे जो है, उमेश बोड़खे, वो अनिल खोजे और आज का उनका जो भी स्टाफ है, वो उस समय से 2008 से इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप सोचिए, अगर कोई जगह पे बुकिंग करने जाते हो मनपा का हॉल, तो पैसा भरना पड़ता है। तो यहाँ तो 50 फुट बाय 100 फुट का रोड है जो 5000 फुट है, तो उसका पैसा रेवेन्यू कितना लॉस हो गया। आज अगर वो एक दिन का मान लो 100 रुपया भी गिनते हैं तो साल का कितना होगा, महीने का कितना हो गया, 3000, 36,000 रुपया ऐसा हो जाता है मान लो। लेकिन वो 1 स्क्वायर फीट का या एक एरिया का हो गया। आज आप इसका जो है रेवेन्यू पब्लिक का कम से कम नहीं तो भी 75 लाख से 1 करोड़ रुपया रेवेन्यू लॉस हुई है ये जगह एनक्रोच करने पे, और वो भी वापस देने पे उसको, कि चोर तू चोरी का माल संभाल, दूसरा कोई चोर आना नहीं चाहिए। तो ऊपर से यहाँ पे जब मैंने पीजी अटेंड करना चालू किया, पब्लिक ग्रीवांसेस, तो ऑर्डर देता है असिस्टेंट कमिश्नर प्रशांत गायकवाड़ कि भाई यहाँ पे पे एंड पार्क बनाओ। मैं बोला भाई बाजू में गोखलीबाई स्कूल है, उसका पार्किंग की वजह से बहुत तकलीफ हो रही है, बच्चों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, पेरेंट्स को वहां खड़ा रहने की जगह नहीं है, तो आप इसके अंदर कुछ तो कीजिए। तो बोले हम तुम्हारे बोलने से थोड़ी करेंगे, हम पे एंड पार्क बनाएंगे। मैं बोला ठीक है भैया, तू पे एंड पार्क तो बना। तो पे एंड पार्क बनाने के लिए वो क्या किया, उसने ऑर्डर दे दिया। उमेश बोड़के ने क्या किया, कुछ नहीं माना, बोले कोर्ट से स्टे ऑर्डर है। अरे जब लोकायुक्त ने आपको बोला कि इसका अंडरटेकिंग कैंसिल करो, प्राइवेट पार्टी से ले लो 2013 में, और उसने 2080 से ये जो कुंते जो म्युनिसिपल कमिश्नर थे, उन्होंने उसका अंडरटेकिंग कैंसिल किया, तो उसको हियरिंग दिया। हियरिंग देने के बाद में वो जाके सीधा कोर्ट से स्टे लेके आया। अब यहाँ पे 2 नोटिस इश्यू हुई है, एक पारसी पंचायत की, एक सेक्रेटरी हेमू केसर की। तो 10 साल के बाद में हेमू केसर जाग जाता है और हेमू केसर बोलता है हमको तो कोई नोटिस ही नहीं मिली है। मतलब यहाँ पर ये देखिए आप कि लोकायुक्त ने बोला है कि ये क्या बोलते हैं, पोजीशन कोई भी प्राइवेट पर्सन को दिया नहीं जा सकता, मगर इन्होंने दे दिया। अच्छा, अंडरटेकिंग में साफ साफ बिल्डर लिखता है, बिल्डर को तो लिखना ही नहीं चाहिए, यहाँ आना नहीं चाहिए, लेकिन बिल्डर लिखता है कि जब बीएमसी हमसे मांगेगा हम वापस करेंगे, ऐसा। लेकिन जब लोकायुक्त ने मना कर दिया, बीएमसी ने कहा कि ये वापस, यानी ये हमारी जगह विड्रॉ करो, खत्म करो इसको, तो वो क्या बोलते हैं वापस देने की, जबकि उसका लिखा हुआ है
उसके बावजूद वो कोर्ट में जाता है। मतलब एक अमानत में ख्यानत का काम कर रहा है उसने, ये बिल्डर ने किस तरीके से लूट रहे हैं, और ये पूरे के पूरे बीएमसी के कर्मचारी और ये भूमाफिया मिलकर, इस चीज को समझने की कोशिश करना है हम लोगों को। आगे, हाँ आगे बोलिए। अब इसी केस में आरटीओ ने 2012 में शिकायत की है। जब आरटीओ शिकायत कब करती है कि जब उसको ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है और यू टर्न मारा नहीं जा रहा है, वहां पे 4 रोड का जंक्शन था, भगत सिंह रोड और दादाभाई रोड का जंक्शन के ऊपर, और फ्लाईओवर ब्रिज से ट्रैफिक एसपी रोड तक पहुंचती नहीं क्योंकि बीच में गोखलीबाई स्कूल आ जाती है। उसकी इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स है स्कूल की कि उसके काफी 8 से 10 तो बस खड़ी रहती है, 8 से 10 वाहन खड़ी रहती है, जो छोटी छोटी वाहन रहती, मारुति वाहन, वो स्टूडेंट्स को लेके आती है वो। तो ये सब की वजह से आरटीओ ने लेटर लिखा सहायक आयुक्त को कि भैया ये तू तोड़ इसको और इसका जो है वो अनधिकृत बांधकाम खाली करवा दे ताकि ये रोड का कुछ उपयोग हो सके यू टर्न मारने में या उसके अंदर। तो उसका भी नहीं सुनवाई होता है क्योंकि बीएमसी के भ्रष्ट अधिकारी को खाली सिर्फ पैसा चाहिए और पैसे के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। ये पिछले 10 साल से कब्जा बरकरार है लगातार, और इस कब्जे के पीछे जब कंप्लेंट पर कंप्लेंट की जाती रही है, तो अभी जाकर के पारसी पंचायत एक अलग से, पारसी पंचायत के वकील एक अलग से वर्ड लेके आते हैं। वो क्या कहते हैं कि हेमू केसल सोसाइटी और पारसी पंचायत की बाउंड्री आपस में कॉमन है। अगर बाउंड्री कॉमन है, जबकि पहले तो ये बाउंड्री अलग अलग थी, दूर दूर थी, ये बीच का फिर रोड कहां गायब हो गया? क्या वो चोरी हो गया? इन लोगों की बाउंड्री कॉमन है ऐसा वकील बोल रहे हैं और अभी जाकर के लेटर में दिया जा रहा है। तो इस तरीके से ये लोग किस तरह का गोरख धंधा कर रहे हैं, ये अगर कंप्लेंटेंट लोग, ये जो बीएमसी या आरटीआई एक्टिविस्ट या जो लोग समाज के लिए काम करना चाह रहे हैं, वो लोग अगर इस मामले में शिकायत नहीं कर रहे होते तो ये जो खुलासे हैं जिसमें क्या होते खुद दस्तावेजी सबूतों में ये अपने उमेश बोर्ड के और भूमाफिया फंस गए हैं। दस्तावेजी सबूतों में ये लोग जनता के सामने आके जनता की अदालत में एक शब्द नहीं बोल सकेंगे। अगर उन्होंने कुछ भी बोला कि पूरी तरीके से जूते खाने की नौबत आएगी इनकी। पूरे झूठे हैं, इनके पूरे दस्तावेजी आधार पर ये लोग पूरी तरह भ्रष्टाचारी साबित हो रहे हैं। ये स्थिति है और ये अभी इसी वजह से मिली है क्योंकि कंप्लेंट पर कंप्लेंट की गई एक्टिविस्टों के द्वारा, और ये लोग हमें कंप्लेंट कह रहे हैं। हाँ आगे क्या हुआ फिर इसके बाद कुछ 4 लोगों के फोटो लगाए गए यहाँ पर। इन हम लोगों को रोकने के लिए, कंप्लेंटेंट को रोकने के लिए फोटो लगाए गए 4 लोगों के, और कहा गया कि इन लोगों को अंदर एंट्री ना दी जाए। जब इस मामले को उठाया गया पूरे सोशल मीडिया में कि ये ऐसे कैसे, ये तो सीधे ये हो गया, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। फिर तो ये लोग मिल बैठ करके कुछ भी करेंगे। ये पैसा तो हमारे से ले रहे हैं ना, टैक्स तो हम लोगों से ले रहे हैं ना, जनता से ले रहे हैं ना। तो ये लोग कौन हो गए वहां पर जो उस जनता के पैसों का खुद अपने हिसाब से इस्तेमाल करना। इस वजह से इस मामले को उठाया गया, फिर हम लोग आगे बढ़े, और जब इस चीज को हमने देखा तो बीएमसी के अधिकारी जो हम लोगों को ब्लैकमेलर कह रहे हैं, कंप्लेंटेंट को ब्लैकमेलर कह रहे हैं, तो कुछ लोग सामने आए, उन्होंने बताया कि हमें 1 साल से यहाँ पर रोक के रखा, अंदर एंट्री नहीं दे रहा है। ऐसे एक आजाद करके है, आजाद, उन्होंने आजाद ने जो काम किया था वो ये जो अपना हुक्का पार्लर जो चलता है इलीगली, वो हुक्का पार्लर को बंद करवाना चाहता था, जिसकी वजह से यंगस्टर लोगों को हुक्का पार्लर की एक व्यसन लगाई जाती थी, और वो व्यसन के अंदर वो यंगस्टर अपनी पूरी जीवन बर्बाद कर देता है। क्योंकि व्यसन एक ऐसी चीज है जो ब्राउन शुगर से भी आती है, जो नारकोटिक से भी आती है, और ये हुक्का पार्लर में वही काम होता है। ये हुक्का पार्लर के अंदर क्या होता है कि जो भी मतलब आप एक तो एंट्री फी दो, एंट्री फी देने के बाद उधर टेबल के ऊपर बैठो, बैठने के बाद वो मतलब हुक्का पार्लर आएगा, उसमें भी वो कौन सा केमिकल डालते मालूम नहीं, उनको एक नशा हो जाता है। वो ऐसा नशा होता है जिससे उसको घर के अंदर फिर चोरी करना पड़ता है। ऐसा वैसी कंप्लेंट कम से कम उसने 10 हुक्का पार्लर की, इसके लिए उसकी वार्ड ऑफिसर शरद उगड़े ने उसकी एंट्री बंद करवा दी। जब उसका एंट्री बंद हुई तो सिक्योरिटी वाले से बोला, भाई तू बता ऑर्डर किधर है? तो बोले ऑर्डर नहीं है मेरे पास, मौखिक ऑर्डर है। जब मौखिक ऑर्डर है तो उन्होंने कुंदन मैडम जो है एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर, उसके पीए से फोन पे बात करवाई, तो वो बोलता है नहीं हमारे को मौखिक ऑर्डर है। तो फिर उसने आरटीआई डाला कि चलो भाई और रिटर्न ऑर्डर दो सिक्योरिटी वाले को, तो उसने भी लिख के दिया हमारे को ऐसा रिटर्न ऑर्डर नहीं है। लेकिन इनकी जो चाल चलगत है म्युनिसिपालिटी की, वो लोगों को कंप्लेनेंट को दबाने की है। हालांकि वो करप्शन करते हैं और बोलते हैं कि कंप्लेनेंट लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। अब हमको ये बताइए, ये रोड की कंप्लेंट के अंदर हमारा क्या स्वार्थ है, मेरे को बताइए।
ये रोड जो हमने 50 फुट का खोलने का बात किया है, उसका ये सर्कुलर है क्या कोई भी इंजीनियर या कोई भी लॉ ऑफिसर है वो रिस्पॉन्सिबल है, 6 महीने के अंदर ये स्टे हटना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है कि 6 महीने के अंदर स्टे वेकेट होना चाहिए। क्या ये 2013 में स्टे ऑर्डर लेके आया है तो आज 2018 तक अभी भी बोलता है कि भाई स्टे ऑर्डर वेकेट करा के आओ हाई कोर्ट से, तब तक तो क्या एक आम जनता अगर पीआईएल फाइल करता है तो क्या वो जज लोग ताबड़तोब उसकी पीआईएल सुनते हैं? अगर वो सुनना भी है तो कितना वकील के पीछे खर्चा करना पड़ेगा, वकील के पीछे खर्चा करने के बाद वो पीआईएल बोर्ड पे लगाने के लिए खर्चा करना पड़ता है। तो ये सब एक टैक्टिक है बीएमसी के अधिकारियों की कि भाई आप जाओ कोर्ट से ऑर्डर ले आओ, मतलब उनका काम हो गया, उन्होंने उनसे पैसा ले लिया और बोले आप कोर्ट पे अभी दौड़ते रहो। मतलब तो जनता का रोड का क्या होगा इसमें? मतलब जनता जो है वो कोर्ट के चक्कर काटे, ये स्थिति हो रही है। अभी हम आते हैं, मतलब ये सब चीजें हमारी चल रही है, जिससे साफ नजर आ रहा है कि बीएमसी के अधिकारी किस तरीके से कंप्लेंटर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हुक्का बारलों को बंद कराना गलत है? क्या ये जो कब्जा किया अवैध कब्जा उसको रुकवाना गलत है? क्या इस तरीके की जो भी काम जो ये लोग कर रहे हैं, जैसे नर्सिंग होम की जगह कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं, उसकी शिकायत करना क्या गलत है? अब इसी प्रकार से देखिए नितिन जी है, इनके सामने भी कई ऐसे बीएमसी के अफसरों के गलत काम आए हैं, उनके बारे में ये बताएंगे। हाँ नितिन जी, आप बताइए, आपको क्या नजर आ रहा है बीएमसी के कौन से अधिकारियों ने कहां? पहला तो हम बीएमसी को बोलते हैं पालिका का मतलब होते हैं पेरेंट्स होती है इस सिटी की, वो हमसे टैक्स लेती है और कई तरह के काम करने का उनका जवाबदारी होता है, जिसके लिए वो 7वें वेतन आयोग से पेमेंट लेती है, लेकिन वो कुछ भी काम नहीं करती है। जैसे कि उनका काम रहता है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन रोकना, रोड अच्छे बनाना, जो हमारे जो शहर के जो झाड़ है, बड़े बड़े झाड़ है, उनको बचाना, वेल्स है मतलब जो कुएं उनको बचाना, लेकिन ये कुछ भी काम नहीं करती है। बीएमसी पूरी तरीके से लैंड माफिया और नेताओं से मिलकर पूरा शहर को बर्बाद करिए। उनको हाईकोर्ट के स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि बैनर कहीं पे भी लगने नहीं चाहिए, मेरे पास वो ऑर्डर भी है। इसमें स्पष्ट तरीके से लिखा है कि आपको डेली आपको स्क्वाड घुमाना है सुबह 8 से और बैनर को रिमूव करना है पुलिस को साथ लेके। लेकिन आज हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग टैक्स भरते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये फलाना नेता, फलाना उसका कार्यकर्ता, उनके बड़े बड़े मतलब 10-10 फीट के बैनर जिसमें एक्सीडेंट होने के भी प्रमाण ज्यादा बढ़ते हैं और शहरों का पूरा विद्रुपीकरण हो रहा है। लेकिन पुलिस बीएमसी कुछ नहीं करे क्योंकि पानी है, वो सब चालू रहता है। दूसरा इनका जो काम रहता है एक्शन अगेंस्ट वायलेशन कंस्ट्रक्शन और ट्री फेलिंग के खिलाफ कुछ भी वो एक्शन मिलते हैं। जैसे मेरे पास एक फोटो है, आप ये देख सकते हैं, ये रोड के ऊपर झाड़ है और ऐसे बड़े बड़े झाड़ के इधर दुकानें बांध के झाड़ को खत्म किया जा रहा है। और उनका हम लोग जब ये बांधकाम चालू रहता है तभी हम लोग कंप्लेंट करते हैं, हम जैसे एक्टिविस्ट लोग हैं, लेकिन फिर भी उधर एक विजिट भी नहीं होती है बीएमसी की। वो लोग बोलती है आप पूरा बांधकाम करो और जो भी हमारा माल लेके जो भी आप उसको दुकान को बेच दो। इस तरीके से काम हो रही है। मतलब ये यानी इन चीजों की शिकायत करना गुनाह है, बीएमसी कमिश्नर के हिसाब से ये शिकायत करना गुनाह है, ऐसा हो रहा है। ये क्या है ये इस चीज को? ये आप देख सकते हैं भारत के संविधान में सेक्शन 19 और 20 में क्लियर कट लिखा है कि कोई भी सरकारी जमीन या कोई भी जगह है उसका काम बचाना एक नागरिक का कर्तव्य है। और सेक्शन 51A जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो कंप्लीटली बोलता है कि जो पगार लेके बैठ के अधिकारी लोग पगार लेके करते हैं उसकी पहली ड्यूटी है। लेकिन अगर आम नागरिक हिंदुस्तान का संविधान को अगर मान के चलता है और वो संविधान के हिसाब से वो कंप्लेंट करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करना तो काम बीएमसी का है या पुलिस का है, गवर्नमेंट अथॉरिटी का है। लेकिन संविधान तब उन लोग नहीं जानते क्योंकि संविधान की जगह पे उनको सिर्फ खाली आरबीआई की नोट चाहिए। और अगर हम कंप्लेंट करते हैं तो वो सामने वाले से पैसे की तोड़पानी करते हैं। और अजय मेहता जो एक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर 80,000 का करप्शन का चार्ज जिसके ऊपर लगा था जब वो सेक्रेटरी थे, उसको लाके देवेंद्र फडणवीस जी ने इधर आयुक्त बना दिया। अब वो आयुक्त किसी को अपॉइंटमेंट भी नहीं देता है। अगर कोई जाके बोलेंगे साहब ऐसा ऐसा हो गया तो बोले वो रमेश पवार जी के पास जाओ, वो लिख देंगे। और रमेश पवार जी बोलेंगे उधर जाओ हमारा स्टाफ के पास अपॉइंटमेंट मांगो, वो बोलेगा लेटर दो। लेटर क्या,
जब हम अपॉइंटमेंट है, पहले के जो कमिश्नर थे वो वीक में एक बार लोकशाही दिन लेते थे या पब्लिक ग्रीवांसेस सुनते थे, आज वो भी उन लोग ने बंद कर दिया और ऊपर से सर्कुलर ले आना प्रोफेशनल कंप्लेनेंट। ये सब कर रहे हो, आपको इलीगल काम रेगुलराइज करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट जा रही है जस्टिस ओक की कोर्ट में, तो जस्टिस ओक उनको भगा देता है, ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बैठता है, कानून में नहीं बैठता है, वो ऑर्डर स्टे हो वैकेट हो जाता है, फिर वासी में डिमोलिशन का आ जाता है, हर रोज पेपर में ऐसा आता है। लेकिन ये इतनी जाड़ी चमड़ी के हैं अधिकारी लोग कि कंप्लेनेंट को ही बोलेंगे प्रोफेशनल कंप्लेनेंट है। अरे भैया, रोड के कंप्लेंट के अंदर हमारा क्या लेन देन है? कौन सा हमको पैसा मिलने वाला है? अरे कम से कम गोखली भाई के स्कूल के बच्चों की जान तो बचाओ। अगर आपने खुद आगे बढ़ के किया होता, उस काम को रोका होता, तो हमें क्या जरूरत है ये काम करने की? हमें क्यों कंप्लेंट करने की जरूरत है? हम कंप्लेंट नहीं करेंगे, हम नहीं करना चाहते। आप करिए ना काम खुद, आप खुद आगे देखिए। हाँ, हमने अगर गलत दिया है कि यहाँ नर्सिंग होम की जगह कॉमर्शियल बिल्डिंग बन गई, हमने अगर झूठ बोला है तो आप हमारे ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन ये है और ये दस्तावेजी सबूतों के साथ मौजूद है, तो फिर आपकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं, किसकी है फिर? और हमारी तो देखिए फंडामेंटल ड्यूटी है एक आम नागरिक की। अगर उसके सामने अपराध हो रहा है और उसने चुप रहा तो वो खुद सजा का हकदार है, उसको सजा मिलनी चाहिए जिसके सामने अपराध हुआ है। और ये हमारे सामने अपराध हो रहा है, हम चुप बैठेंगे तो हम सजा के हकदार हुए कि नहीं हुए? हम अपराधी हुए कि नहीं हुए? तो इसी प्रकार से नितिन जी जैसे है, ये भी एक एक्टिविस्ट है। हाँ, आगे बोलिए, आप क्या है? पहले तो जैसे कि मैंने इनका जो उदाहरण सुना, और कई सारे उदाहरण है, जैसे हमारे मैं स्लम एरिया में जनरली काम करता हूँ, उसमें पहला तो ये कि ये जैसे इनके फोटो लगाए और दिखाना चाहते, अपप्रचार तो पहले तो इनका पहला हथियार है। ये खुद एक मतलब जैसे कि चोर है, सीना चोरी कर रहा है, खुद पॉकेट मार है, खुद पॉकेट मारी करके चोर करके भाग रहा है। ये इस तरीके से काम हो रहा है। अभी अगर आग नहीं है तो धुआं कैसा निकलेगा? वैसे अगर करप्शन है, इसके लिए आरटी एक्टिविस्ट है। अगर आप करप्शन बंद कर दो पूरी तरीके से, आप अपने काम करो, तो क्यों आपके पास आरटी एप्लीकेशन आएंगे? मतलब आप खुद मान रहे कि आप करप्शन कर रहे हो, आप जिस तरीके से ये सब धंधे कर रहे हो, आप खुद एक तरीके से आप कबूल कर रहे हैं कि हम लोग करप्शन कर रहे हैं। ये पहला सबूत है। आप पहला तो आपको आईटीए जो एक्ट है उसका आपको नॉलेज नहीं है, एक डीएमसी के ऑफिसर को उसका नॉलेज नहीं रहता है। आईटीए एक्ट जो है वो फंडामेंटल राइट है 19A के तहत, लेकिन ये भी उनको नहीं पता रहता है। उनको सेक्शन 4 नहीं पता है कि आपको पूरा जो इंफॉर्मेशन है वो आपको कंपाइल करके सर्वर में रखना है, ये उनको नहीं पता। अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कितने हैं, कितने कंप्लेंट कभी आए, कभी उसके ऊपर क्या एक्शन लिया, वो उसका कंपाइलेशन जरा भी नहीं करते, जबकि अपना सेक्शन 4 में लिखा है आईटी एक्ट में, लेकिन ये लोग नहीं करते। अगर आप पब्लिक के अधिकार है उनको देंगे, आप कानून को फॉलो करेंगे, तो ये सब चीजें नहीं होगा ना। लेकिन आप करना नहीं चाहते। सेक्शन 5 होता है कि आप पीआई मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को आपको अपॉइंट करना है, लेकिन आप वो नहीं करते। तो ये जो हम लोग जब ये एप्लीकेशन करते हैं तो जो डिपार्टमेंट में करते हैं उनको एक्ट नहीं पता रहता, क्योंकि वहां पे कोई अपॉइंटमेंट नहीं होती है। दूसरा बात है कि बहुत सारी मतलब चीजें अभी इनके जो करप्शन के ऊपर बोलना चाहो तो एक खुद जो हमारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर है खुद यहाँ पे लिख के देते हैं कि मैंने एक आरटीआई डाली थी कि आपके एरिया में फलाना एक कालावधि में कितने अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो गए, तो उन्होंने कुछ कंप्लेंट जो उनके आदमियों के थे, उनके लैंड माफिया के थे, छुपा के रखे, और जो आधे कंप्लेंट मेरे पास थे दिए, लेकिन जो कंप्लेंट उन्होंने छुपा के रखे वो ओरिजिनल कंप्लेंट मेरे पास थे। तो ये जो मैंने यहाँ पे जो पेश किया जो सेकंड अपील में आरटीआई के, तो उनका मुंह पूरी तरीके से मतलब उनके जो पोल खोलना था खुल गया। मतलब ये इस तरीके से जो खुलेआम जो चोरी कर रहे हैं और ऊपर से सीना चोरी कर रहे हैं और आईटी एक्टिविस्ट लोग के फोटो लगा रहे हैं, आईटी यूजर लोग के फोटो लगा रहे हैं, मतलब ये तो पूरा मतलब इस शेम है पूरा ये। और इससे तो हमारे जान को भी खतरा हो गया है। इसमें आपके पास सबूत है कुछ, मतलब इसमें कुछ ये पूरा सबूत देखने के बाद ही तो ये मेंशन किया है कि 22 प्रकरण छुपा के रखे उसमें से अभी हाँ अपने अश्विनी हिरानी जी आप कुछ इस मामले में कहना चाहेंगे? जो आरटी कंप्लेंट बोल रहे हैं, हमें ब्लैकमेलर बोला जा रहा है, उनको सबको रोकने के लिए बोला जा रहा है। दो बातें। हाँ बोलिए। ये लोग जो गली मतलब जो एरिया एग्जिस्ट ही नहीं है, जैसा 25 मीटर का रास्ता एग्जिस्ट नहीं है, फिर भी यहाँ पे मैप दिखाते हैं, उसमें बताते हैं हमने यहाँ पे लाठीकरण कर दिया, उसका पैसा अपने जेब में रखते हैं। तो सिर्फ 40 लाठी डालते हैं और दिखाते 80 डाला। ये सब ऑन हमारे पास सब प्रूफ है। आप कभी खुलेआम डिबेट में आ जाइए पब्लिक के सामने, आपको ऐसा नंगा करेंगे कि आप तो भागने की आपको जगह नहीं मिलेंगे। आप किस हिसाब से हमारे फोटो लगा रहे इधर कि ये ऐसा ब्लैकमेलर है? अरे अगर ब्लैकमेलिंग होता है, अधिकार होता है, मतलब
आप क्या बोलते हैं कि पब्लिक को हमने आरटीआई एक्ट दिया अधिकार दिया और वो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, तो ब्लैकमेलिंग का धंधे तो एमएलए भी करता है, नगर सेवक भी करता है, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर करते हैं, आईपीएस ऑफिसर करते हैं, मतलब वो लोग भी करप्शन करते हैं। तो वो सब पदों को क्या बंद करना है क्या? आपका ध्यान पहले पब्लिक के अधिकार के ऊपर क्यों जाते हैं? आप पब्लिक से क्यों ऐसा बात करते हैं कि आप फलाना अभी ब्लैकमेल हो रहा है, आईटीआई में ब्लैकमेल हो रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। अब आपका जो बोलना है अपने ऊपर से चालू करो, आप सर्वेंट है, आप खुद दुरुपयोग कर रहे हैं, आप पेमेंट 40-50 हजार लाख रुपए पेमेंट लेने के बाद भी आप करप्शन कर रहे हैं और आप पब्लिक से बात कर रहे हैं कि नहीं आप दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको बात करते हुए शर्म आनी चाहिए, क्योंकि मैं जब भी आरटीआई एप्लीकेशन डालता हूं, उसका जॉब लेने के लिए जाता हूं, तो कोई कोई इशारे में वही बात करते हैं कि नहीं अभी आरटीआई में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अरे मैं पहले बोलता हूं आपके पद के ऊपर जो बैठते हैं वो भी करप्शन करते हैं, तो ये पद के खत्म कर रहे हैं, मंत्रालय खाली करना है, संसद खाली करना है, क्योंकि सभी लोग करप्शन आप करते हैं। अपराध हमारा पकड़िए, जो गलत कर रहा है उसको पकड़िए, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे ना। आप ब्लैकमेल कर रहे हो या इन्होंने ब्लैकमेल किया, जिसने अपराध किया उसको पकड़िए, उसको हम रोकने थोड़ी ना आएंगे, उसके लिए थोड़ी ना आप सबूतों के साथ उसको पकड़िए, बोले इसको नहीं पकड़ो आप या इसको सजा मत दिलाओ। जो गलत कर रहा है उसको पकड़ो आप, लेकिन गलत दोनों को, उसको सामने वाले को भी, जो ब्लैकमेल हो रहा है उसको भी पकड़ना जरूरी है, इन लोगों को ये जरूरी है। और ये एक मतलब इसको रोक तो किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। हाँ अश्विनी जी आप बताइए क्या है, मतलब क्या आपको लगता है ये जो आपका भी फोटो लगा है इसके अंदर, आप बताइए क्या है ये फोटो लगे हैं। ये एक प्रकार का पावर है इनके पास में, जो कोर्ट के पावर से ऊपर है, दिखता है, क्योंकि इस प्रकार का आदेश मतलब ये जज बन गए, जज बन के ऊपर है, ऐसा वो दुनिया को अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके ऊपर कार्रवाई करिए, नहीं तो ये आपके ऊपर जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जो पावर है उससे भी ऊपर चले जाएंगे। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट भी कोई ऑर्डर नहीं देता है, ना हाई कोर्ट देता है। पहले हर एक कोर्ट में आरोपी को ऊपर 4 फ्रेम होता है, 4 फ्रेम होने के बाद में सबूत के साथ में उसको गुनहगार साबित होता है। आपने यहाँ पे सीधा गुनहगार साबित किया, वो भी बिना सबूत के। इनके पास में मैंने सबूत मांगे, सबूत भी नहीं दिए उन्होंने, तो उसका मतलब कि ये मनस्वी निर्णय, यानी अपना घर का जो निर्णय है वो मनस्वी निर्णय के पीछे मानसिकता भ्रष्टाचार की है। कि जब तक मानसिकता भ्रष्टाचार की रहेगी भारत में, तब तक इस प्रकार के अधिकारियां पैदा होते जाएंगे और इनकी नियुक्ति होती जाएंगी और देश को लूटते रहेंगे। तो मैं सर्व जनता को ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी मिलकर हमारा साथ दीजिए, क्योंकि मीडिया से हम उम्मीद जितनी करते हैं उतनी उम्मीद हमें सफलता नहीं मिली है। तो आप इस बात को आगे बढ़ाइए और लोगों को बताइए कि इस कल सुबह आपको रेलवे स्टेशन पे जाने से रोक देंगे, बाहर लिखा रहेगा कि महात्मा गांधी को रेलवे स्टेशन में आने की मना है क्योंकि उन्होंने थूका थे। अरे महात्मा गांधी ने थूका, तो साबित है तुम्हारे पास में, और साबित ये है तो 250 का दंड लगा दे। ये तो महात्मा गांधी को भी नहीं छोड़े। अगर महात्मा गांधी आए होते तो ये उनको भी जेल भेजते, भगत सिंह होते तो उनको भी जेल, भगत सिंह होते तो उनको भी जेल भेजते। किलेंस पिंटो जी आप कुछ इस मामले में बोलना चाहेंगे, क्योंकि ये जिस तरीके का चल रहा है वो चीज, अपने किलेंस पिंटो जी आपका परिचय दीजिए थोड़ा अपना। हम करीना के एक्टिविस्ट है, एच ईस्ट वार्ड में ज्यादातर काम करते हैं। तो ये भू माफिया का राज सारे बम्बई में चल रहा है, ये अधिकारियों के साथ मिलके। तो ये एच ईस्ट वार्ड भी इससे वंचित नहीं है। एच ईस्ट वार्ड में भी इसी प्रकार के कहीं जो एक्टिविस्ट को बदनाम करने के लिए वहाँ की लिस्ट लगाई गई थी। ये कब लगाई गई थी? ये अभी कुछ 6 महीने पहले ले गई थी। जब इसके ऊपर एक रिएक्शन हो गया, एक पेपर मीडिया में आ गया, उसके बाद उन्होंने साफ साफ डिनाई कर दिया कि हमने इस तरह से कोई लिस्ट लगाई नहीं थी। तो ये इस तरह का एक एक्टिविस्ट पे दबाव लाने का ये इनका षड्यंत्र चल रहा है। ये सारे ही वार्ड में या सारे देश में इस तरह से चल रहा है। खासकर ये बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इस तरह से इनको, इस एक्टिविस्ट से इससे इनको काफी हद तक इनको तकलीफ हो रही है। इनके जो काले धंधे, इनकी वजह से ये एक्टिविस्ट इनको कोई बाधा ला रहे हैं। तो ये इस तरह से, और ये जो फोटो लगाने की बात आ गई, ये सरासर एक इलीगल एक्ट है। जब आप देखेंगे कि कुछ समय पहले आपको पुलिस स्टेशन के बाहर भी आपको फोटो दिखाई देते थे। आज कोर्ट ह्यूमन राइट्स का आदेश है, कोर्ट का ऑर्डर है, ये सारे पुलिस स्टेशन में ये फोटो निकाले गए हैं। आपको कोई पुलिस स्टेशन में तक आपको किसी के एक्टिविस्ट है टिल इज प्रूव्ड गिल्टी, ही इज नॉट एन अक्यूज्ड, सारे पुलिस स्टेशन जब निकाले गए तो ये
ये मतलब ये कोर्ट से भी बढ़कर ये अधिकारी है कि ये इनकी हिम्मत इतनी होती है कि आज ये फोटो लगा रहे हैं, तो ये सरासर इनके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारा कहना है। मतलब ये इनके द्वारा जो गलत कहा जा रहा है, ब्लैकमेलर बोला जा रहा है, तो इनको रोकना चाहिए, पूरी जनता को उतरना चाहिए मैदान में, क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं काम ये जनता के लिए, सबके लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। जस्टिस कर्नल उतरे थे रोड पे, वो उनका अपना तो खर्चा चल रहा है, वो तो सर्विस कर रहे थे, मगर वो हम सबके लिए उतरे। ये जैसे हाँ, आपको एक बात बता दूं कि जो एक्टिविस्ट है वो कोई करोड़पति नहीं है, घर से आया, बिल्कुल अंबानी नहीं है, समझे। और एक्टिविस्ट एक सामान्य आदमी होता है, बराबर, और वो एक्टिविस्ट कोर्ट जाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते, बराबर। तो ये पूरे इंडिया में फरियादी और एक्टिविस्टों को परेशान करने का एक षड्यंत्र है। उसके पीछे कौन है उसकी चर्चा करना नहीं चाहता हूँ, आम जनता समझती है उस चीज को। तो एक्टिविस्ट को कोर्ट जाने के लिए मजबूर करने के लिए पूरा तंत्र, पुलिस तंत्र हो या मनपा हो या कोई भी दूसरा सरकारी तंत्र हो, ये एक्टिविस्टों को कोर्ट जाने मजबूर करते हैं, ताकि उनको मालूम है कि एक्टिविस्ट कोर्ट जाएंगे नहीं और जनता को न्याय मिलेगा नहीं। बिल्कुल, ये है, यही खेल हो रहा है। वरुण जी, आप कुछ कहेंगे इस मामले में, क्योंकि बहुत वैसा मुद्दा है जो आज नहीं तो कल हम लोगों का शोषण करने के लिए हथियार बन गया है इनके लिए। सही बात है। नागरिक जो हमारे जैसे विजिलेंट जो है, एक्टिविस्ट जो है, जो ये गैर कानूनी चीज सहन नहीं कर सकते, जिसके ऊपर आवाज उठाते हैं, तो ये अधिकारियों का एक षड्यंत्र है, लॉ ब्रेकर्स के साथ में, पुलिस के साथ में या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों के अधिकारियों ने मिलकर हमें दबाने की कोशिश जारी हो गई है। और अभी तो जोर शोर में है, कुछ भी गलत केस में हमें फंसाने की कोशिश चालू है, डिफेम करने का एक चीज, लेकिन कोई बेसलेस एलिगेशंस के ऊपर भी उनको 2-4 दिन छुट्टी के दिन पे डाल दे, ताकि वो हॉलिडे कोर्ट से भी उनको कस्टडी मिले, बेल न मिले और फिर वो परेशान होकर बाहर आए। तो ये सब हमारे खिलाफ ये षड्यंत्र जारी हो गया है जोर शोर में, हमें सबको जागरूक होना है इस चीज के लिए। और जब ये कहते हैं कि भाई ये नागरिक कोई अपना ही अनधिकृत बांधकाम बिल्डिंग में हो रहा हो तो ही कंप्लेन कर सकता है, बाजू के बिल्डिंग का या दूसरे बिल्डिंग का नहीं कर सकता है, ये बिल्कुल सरासर गलत ये सर्कुलर्स निकाल रहे हैं, गलत ऑर्डर्स दे रहे हैं इन लोग। हमारे संविधान में और हमारे सीआरपीसी में क्लियर कट लिखा है कि हमारा ये हर नागरिक का अधिकार है, ड्यूटी है, ये ड्यूटी है कि भाई एज अ नागरिक के वो कोई भी गलत चीज हो रही है उसके ऊपर आवाज उठाए और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के ध्यान में लाए ताकि वो रोक सके। और हमें ये सर्कुलर्स बाहर आ रहे हैं कि भाई ये आपको ही बिल्डिंग का या आपके ही डायरेक्ट कनेक्शन वाला ही अनधिकृत बांधकाम या गैर कानूनी काम के ऊपर आप आवाज उठा सकते हैं, दूसरे के लिए नहीं उठा सकते। बिल्कुल हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गैर कानूनी इनलीगल अल्ट्रा वायरस ये सर्कुलर्स हमें अथॉरिटीज को स्क्रैप कर देना चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं और उसको कंडेम करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ वर्ड्स। ये सर्कुलर की अमल बजावनी क्यों नहीं होती? हाँ, और एक जो सर्कुलर जो है ये बीएमसी का सर्कुलर है DMC by RE by 6418A 18 फरवरी 2012 का, जिसमें हर असिस्टेंट लॉ ऑफिसर या लीगल डिपार्टमेंट का ड्यूटी है कि भाई वो जब ये कोई भी अनधिकृत बांधकाम वाला या जो भी लॉ ब्रेकर स्टे लाता है कोर्ट से, तो उसको 15 दिन में निकलवा देना है, वेकेट करना है। 6 महीने में, मैक्सिमम 6 महीने में उसको वेकेट करना, 6 महीने से ना, हाँ ठीक है, तो 6 महीने में उसको वेकेट करना है। ये होता क्यों नहीं है? जब ये स्टे लाते हैं तो वो चलते रहता है, क्यों? और उसके ऊपर जो अधिकारियों के ऊपर जो वेकेट नहीं करते उसके ऊपर जो कार्यवाही करनी चाहिए, डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए, वो क्यों ली नहीं जाती? तो हमें ये इसके ऊपर ये सवाल जरूर उठाना है और जो भी अधिकारी उनको ये और जजेस को भी, हाई कोर्ट के जजेस को भी के ध्यान में लाना है कि जब ये ऐसे गलत काम करते हैं अधिकारी, तो आप भी जरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके या फिर कोई भी कानून के हिसाब से इनके ऊपर कार्यवाही ऑफिसरों को करके सस्पेंड या डिसमिस करवाने की प्रक्रिया चालू करें। सुमोटो लिया जाए, खुद आगे बढ़ करके लिया जाए, बिल्कुल ऐसी कंप्लेंट हो तो वो सब चीज बिल्कुल। और एक चीज हमारे साथी जो एक्टिविस्ट है या अच्छे जो नागरिक है जो ये गलत काम के ऊपर आवाज उठाते हैं, उसको लेबल्स, बुरे लेबल्स लगा देते हैं, प्रोफेशनल कंप्लेनेंट्स, ब्लैकमेलर्स, रिपीटेड कंप्लेनेंट्स, ऐसे करके जो भी ऑफिस में आने को रुकवाते हैं या फिर डिफेम करते हैं सभी जगह। ये बिल्कुल सरासर गलत चीज हो रही है ये। और
अगर ये कहते हैं कि भाई हम प्रोफेशनल कंप्लेनेंट्स है या ब्लैकमेलर्स है, तो उनको कौन सा कानून रोकता है हमें जेल में डालने के लिए? अगर हम कहते हैं स्टिंग ऑपरेशन कीजिए, हमें रंगे हाथ पकड़िए और डालिए, हम रोकने वाले नहीं है किसी को, अगर सचमुच ऐसे हो रहा है तो। लेकिन जब हम जिस चीज के लिए चिल्ला रहे हैं, हम जिस चीज के लिए कंप्लेन कर रहे हैं, उसके लिए जो ऑफिसर इतने सालों से या इतने महीनों से एक्शन नहीं ले रहा है, वो ऑफिसर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। आपकी चोरी छुपाने के लिए आप हमें दबाते हो ताकि हम वो चिल्लाने की बंद करें और आपकी चोरी चलती रहे, आपकी मिलीभगत चलती रहे। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। ये दूसरा बात ये कि एक रोड के ऊपर, तो मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं कि हम सभी नागरिक, हम जो आवाज उठाते हैं, आप भी अपनी सेल्फिशनेस और अपाथी से बाहर निकलिए, विजिलेंट हो जाइए। कहीं भी ये गलत हो रहा है, अफसर अपना काम नहीं करता या कोई गलत गैर कानूनी काम हो रहा है, अनधिकृत बांधकाम हो या और भी कोई पानी का प्रॉब्लम हो या कोई भी जो भी हो, चोरी हो, जो भी हो, ये चीज के ऊपर आवाज उठाइए, हमारे जैसों के साथ हाथ जोड़िए, जॉइन हैंड्स टू स्ट्रेंथन आवर हैंड्स, और समझिए आप कि आज अब तक नहीं पहुंचा, लेकिन कल ये चीज आप तक भी पहुंचेगा, समय दूर नहीं है। तो get awakened, become vigilant, and vigilance is the what is it? अच्छा चलो ठीक है। तो विजिलेंट रहना बहुत जरूरी है हमारी आजादी के लिए, हमारी सुख सुविधा के लिए। हम अगर जागरूक नहीं है तो हम भी एक चीज में हम फंस जाएंगे, हमें भी दुख भोगतना पड़ेगा। धन्यवाद। और हमारे बीच में सोनिका क्रांतिवीर जी भी है, ये बोलेंगे। इनके द्वारा यहाँ से बैठकर लुधियाना में भी एफआईआर दर्ज करी गई है इनके नाम से, बॉम्बे में दर्ज करी गई है, और कई जगह ऐसे मामले होते हैं जो उठाए जाते हैं। तो वो बताएंगे आप क्या सोचते हो इस मामले में? ये कंप्लेंट, ये फोटो लगाया गया है, ये सब क्या है, ये सब चीजें? कंप्लेनेंट जो भी आरटीआई कंप्लेनेंट है या जो भी कंप्लेंट्स करते हैं, उनको दबाने के लिए ये सारा कुछ किया जाता है, जो कि बहुत ही गलत है, जो नहीं किया जाना चाहिए। अब जैसे इसमें मैं यही कहना चाहूँगी, 4 लोगों की फ़ोटो लगाई गई है। पहले तो हेमंत दलाल जी हैं, सेकंड अश्विनी ईरानी जी हैं, और 3rd नंबर की फ़ोटो क्यों लगाई है ये मुझे आज भी जवाब नहीं मिला है, क्योंकि 3rd नंबर सुनील तिवारी ने एनजीओ की तरफ से कंप्लेंट दी थी, कोई पर्सनल अपनी कंप्लेंट नहीं दी थी, ना कोई आरटीआई लगाई ना कुछ लगाया, फिर भी उनकी फ़ोटो क्यों लगाई गई? और चौथा है मुकेश ठाकुर जो कि लुधियाना से है, उसकी फोटो क्यों लगाई गई? उसने तो एक भी कंप्लेंट नहीं दी थी, फिर भी उसकी फोटो क्यों लगाई गई? और ये जो फोटो है वो अगर कोई भी देखेगा तो ये फोटो फेसबुक से उठाई गई है। इसमें ये क्लियर पता चलता है कि बीएमसी का ऑफिसर जाके सबके फेसबुक प्रोफाइल खंगालेगा नहीं। ये दिया किसने होगा? हमने ये बैनर इसलिए लगाया गया क्योंकि मुकुंद गोरडिया का केस सामने उठाया गया था, और इसी वजह से इन दोनों को भी टारगेट किया गया और इनकी फोटो फेसबुक से निकाल के इधर बैनर पे लगाई गई, जो कि लगाने की जरूरत नहीं थी। तो ये जो सारे काम हो रहे हैं ये इसीलिए हो रहे हैं कि जो कंप्लेनेंट है वो दब जाए और वो आगे कंप्लेंट नहीं करे, क्योंकि उसके ऊपर ही अगर उसको ही डिफेम किया जाएगा तो वो कभी भी आगे कंप्लेंट नहीं करेगा और वो चुपचाप घर में बैठ जाएगा कि नहीं मेरी बहुत बदनामी हो रही है, मुझे ये नहीं करना है। तो इस तरह के काम हो रहे हैं जो सिर्फ बॉम्बे में ही नहीं हो रहे, हर जगह पे हो रहे हैं, चाहे वो पंजाब हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं पर भी हो, हर जगह पे ये चीजें हो रही हैं, तो जो कि नहीं होनी चाहिए। और इसी संदर्भ में मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ। एक मिनट, इसी संदर्भ में मुकेश, जो जिसका नाम है ना मुकेश ठाकुर, मुकेश ठाकुर को ये मुकुंद गोरडिया बोलता है लेटर लिख के कि ये जो रोड की प्रॉपर्टी है, अगर मैंने 500 करोड़ का कब्जा किया है तो आप 70 करोड़ में खरीद लो, ऐसा मुकुंद खुद लेटर लिख के भेजता है। तो क्या बीएमसी वाले जागरूक होंगे इसके ऊपर? ये इतने सारे, फिर उसने बोला कि भाई तू एक काम कर, तेरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भेज कि तेरी प्रॉपर्टी है वो सब, तो वो तो अभी तक भेजा नहीं, और ऊपर से ये मुंबई मिरर के अंदर ऐसा छपवा देता है कि भाई फोटो लगा दो, इनको प्रोफेसर डिक्लेयर कर दो और ये आना बंद हो जाए। अरे उससे कोई रोड बंद, तो जो रोड अभी खुलने वाला है वो तो खुलना ही है, आज नहीं तो देर सवेर 2 महीने के बाद, लेकिन खोल के तो हम लोग अभी रहेंगे ही रहेंगे, चाहे वो हमको अंदर डाल देवे चाहे हमको मार डाले, लेकिन अब तो हम ये इसके पीछे पड़ ही गए। एक हंसी की बात ये है कि ये 10 करोड़ का क्या बोलते हैं, इन्होंने डिफेमेशन का मुकेश को भेजा लेटर,
और ये कहा कि 70 करोड़ रुपए में ये प्रॉपर्टी खरीद लो। मतलब जो प्रॉपर्टी अवैध कब्जे की है, जो मनपा की है, जो मनपा में खुद मनपा का रोड है, वो उसको खरीदने को बोल रहा है। जो मनपा का है, जिसपे मनपा खुद कह रही है कि मेरे पोजीशन में है, लेकिन उसको खरीदने की ये कैसे ताकत है, कैसे कह रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। अब हमने देखा कि वो 10 करोड़ का जब ये मांगा, डिफेमेशन मांगा, तो एक कुछ वर्ड उसके सामने भेजे गए मुकुंद गोड़ोड़िया के सामने, और क्या बोला गया कि ठीक है, एक काम करते हैं, अगर आपने गलत काम नहीं किया है और हेमंत दलाल ने गलत किया है, तो आप दोनों का नार्को टेस्ट करते हैं। वो नार्को टेस्ट में सच्चाई सामने आ जाए कि आपने अवैध कब्जा किया है या लीगल कब्जा है आपका। अच्छा, दूसरा शब्द, अगर हमने ये दूसरा भी इनके सामने एक पॉइंट रखा था कि आप एक काम कीजिए, हम यहाँ पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए अप्लाई कर देते हैं, जिससे सिट यानी विशेष जांच दल लगेगा, वो कहते हैं जांच करें। तो आप भी करिए, हम भी करते हैं, इससे इसकी जांच हो जाएगी, क्या सच है क्या झूठ है, सारे दस्तावेज सामने आ जाएंगे और सच्चाई बाहर आ जाएगी, सजा हो जाएगी जो गलत कर रहा है। लेकिन उसका भी जवाब नहीं है। तीसरा पॉइंट हमने एक और रखा था इनके सामने, हमने लिखा था कि भाई संगठन के लोग 3 जूरी के सदस्य बैठ जाएंगे, आप अपने 3 जूरी के सदस्य ले आइए और इन दोनों के सामने दोनों पक्ष बैठेंगे, दस्तावेज रखेंगे सामने, आमने सामने, और वाद विवाद होगा। उसमें वीडियो कैमरे के सामने पूरी जांच होगी और उसमें जो भी आएगा पक्ष, जो भी, वो दस्तावेजी रूप में लिखा जाएगा कि क्या बातचीत हुई, कौन सा दस्तावेज सामने रखा गया, उसकी जांच हुई नहीं हुई, जो भी है, और उसके ऊपर जो भी वाद विवाद हुआ उसका पूरा एफिडेविट बनेगा। उस एफिडेविट के बाद जूरी के सदस्य फैसला करेंगे। अगर वो जूरी के सदस्य का फैसला कोई भी नहीं मानता है, कहता हम नहीं मान रहे, तो हम ये पूरा का पूरा एफिडेविट लेकर के कोर्ट में जाएंगे, अदालत से ले लेंगे। तो हमारे यहाँ जो 4 करोड़ केस है, वो केस के अंदर एक नया केस पेंडिंग नहीं हो पाएगा ना, इमीडिएट उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो ये काम आपको करना चाहिए, आइए करते हैं। लेकिन आज तक कोई भी उसका जवाब नहीं आया। उल्टे ये साहब क्या बोलते हैं, जो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देते हैं कि आपने हमसे 10 लाख रुपए मांगे, ये चीज उसमें लिखी 70 करोड़ में बेचने की बात है, 10 लाख रुपए में आप हमसे मांग रहे हो, ये चीज बोल रहे हो। अच्छा, उसके साथ साथ आप ये भी लिख रहे हो कि हम तुम्हें माफ कर देंगे अगर तुम ऐसा ऐसा करोगे। अरे माफी क्यों दे रहे हो भाई? आपके झूठे केस तो यहाँ पर चलते हैं। आपके खुद हाईकोर्ट ने बोला है कि आप झूठे केस लगा रहे हो, खुद राजस्थान पुलिस ने बोला है कि आप क्या बोलते हैं, मकान खाली करने के लिए सारे काम कर रहे हो। तो ये झूठा केस क्यों? आप तो एक्सपर्ट हो, आपको मालूम होना चाहिए। आपसे 10 लाख किसी ने मांगा है तो तुरंत उसी वक्त आपको कंप्लेंट देनी चाहिए थी, आपने कंप्लेंट नहीं दी। आपको वहां का सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब सीज करवाना चाहिए था, सब करना चाहिए था, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपसे बोल रहे हो कि आपके हेमंत दलाल ने ऐसे किसी से पैसा बुलवाया, हमसे बुलवाया, ये सब चीज बोल करके आप उसको छोड़ दे रहे हो, यानी मुझे छोड़ दे रहे हो, यानी मुकेश ठाकुर को छोड़ दे रहे हो। ये क्या खेल है? ये खेल पूरा दिखाता है, इनकी सच्चाई को सामने लाता है। और हमें ऐसे लोग सिर्फ बीएमसी के अधिकारियों की वजह से पूरा खेल रहे हैं। आज हम यहाँ पर इस चीज को खत्म करते हैं, इसके आगे, और हम जनता से चाहेंगे कि वे आगे बढ़े और इन बीएमसी के इन भ्रष्ट अधिकारी, क्योंकि भ्रष्ट है, वो भ्रष्ट है, उन लोगों की वजह से हो रहा है। जो ईमानदार है वो नहीं कर रहे, जो भ्रष्ट है, जिनके ऊपर आ रही है, जिनके ऊपर बात आ रही है, जो फंसने की उसमें आ रहे हैं, वो लोग ये खेल खेल रहे हैं कि किसी तरह से कंप्लेनेंट को प्रोफेशनल कंप्लेंट करके या ब्लैकमेलर करके इनकी जो भी फौज आगे बढ़ रही है उनको रोक दिया जाए। और हम नहीं रुकेंगे। आप लोग, अगर जनता हमारे साथ खड़ी होती है तो हमें बहुत खुशी होगी। बाकी धन्यवाद आप सबका।